स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रथम विश्व युद्ध आज आपको पढ़ाया जाएगा और ये ऐसा विश्व युद्ध है जिससे आप पूरे विश्व की राजनीति को समझ सकते हैं कि आखिर में क्या कारण है कि रसिया ने जो आक्रमण किया है यूक्रेन के ऊपर, और पूरी दुनिया खाली बातों से जो है पूरे इस युद्ध को शांत करना चाहती है और यूक्रेन पूरे युद्ध की आग में जल रहा है। लेकिन ये यूनाइटेड किंगडम जो यहीं बगल में बैठा है वो भी शांति से बैठा हुआ है। अमेरिका यहाँ से बैठे बैठे पूरे युद्ध के ऊपर नज़र बनाए हुए है और हम लोग यहाँ से युद्ध के ऊपर नज़र बनाए हैं। मतलब पूरी दुनिया की नज़र रसिया यूक्रेन युद्ध के ऊपर है, लेकिन कोई भी देश जो है ये नहीं चाहता कि कितनी जल्दी इसमें सम्मिलित होकर हम किसी एक तरफ से मिल जाएं। प्रथम विश्व युद्ध में जो गलती हुई वही गलती दोहराई गई दूसरे विश्व युद्ध में दोस्तों। तो आइए इन्हीं कारणों को हम समझेंगे कि आखिर में क्या परिस्थितियां थी जिसके कारण से विश्व युद्ध जैसी घटनाएं हो गई। और जबकि खाली ऑस्ट्रिया और सर्बिया का मामला था, लेकिन मामला बढ़ते बढ़ते उसमें रूस शामिल हो गया, उसमें फ्रांस शामिल हो गया, जर्मनी शामिल हो गया, इंग्लैंड शामिल हो गया। इन सभी कारकों को हम लोग समझेंगे कि कारण क्या थे कि विश्व युद्ध पहला विश्व युद्ध हुआ, जिससे आपको पूरे दुनिया की राजनीति समझ में आएगी। विश्व की राजनीति को समझना है तो आप हमारी क्लासेस को बिल्कुल सब्सक्राइब करें और विश्व का इतिहास में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं विश्व के इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण घटना जो आपके दिमाग को झकझोर देगी और आपके अंदर एक ऐसी समझ पैदा करेगी कि आप विश्व की राजनीति को समझ पाएंगे। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध उग्र राष्ट्रवाद, सैन्यवाद, यूरोपीय देशों द्वारा साम्राज्यों के विस्तार की छोटी छोटी लड़ाइयों ने, यूरोपीय युद्धों ने, ये जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ थी, ये जो यूरोपीय युद्ध थे, ये 20वीं सदी में जो है पूरे विश्व युद्ध में ये बदल दिया जाता है। और ये भीषण लड़ाई दोस्तों दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को चरमरा देती है। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर में क्या कौन कौन से देश इसमें, उन देशों की पहले हम स्थिति को समझ लेते हैं कि उन देशों की स्थिति क्या थी। दोस्तों, युद्ध से पहले यूरोप में इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस और ऑस्ट्रिया आदि ने औद्योगिक क्रांति के बाद दुनिया के दूसरे महाद्वीपों पर अपना उपनिवेश बनाने की होड़ में लग जाते हैं, ये देश जितने भी हैं। और जिसके कारण अफ्रीका और एशिया में इन शक्तियों ने अपने अपने उपनिवेश स्थापित किए। जैसे कि देखा, आप लोग देखते हैं कि हमारा भारत भी जो है, भारत में फ्रांस और इंग्लैंड का युद्ध होता है। आप देखें भारत में पुर्तगाली आके कब्जा करते हैं। भारत में ये जो बड़े बड़े देश हैं, ये जो है जिनके यहाँ औद्योगिक क्रांति सफल हो चुकी थी, ये देश फिर पूरी दुनिया में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। और इनकी यही जो है साम्राज्यवाद की जो नीति है, ये प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनती है। हम एक एक करके सभी देशों के बारे में समझेंगे कि आखिर में क्या कारण हुए। दोस्तों, यूरोप के अंदर भी अपनी अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करने की नियति से क्षेत्र विस्तार की रणनीतियां, ये सभी जो यूरोप के देश हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस, ऑस्ट्रिया, सर्बिया, ये सभी लोग जो हैं ये पूरी तरह से चाहते हैं कि दुनिया भर में हमारा शासन स्थापित हो। और जापान भी इसी साम्राज्यवाद विस्तार में लग जाता है। आप देखें कि हम एक एक करके सभी देशों को समझते हैं, उनकी स्थिति क्या थी। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जर्मनी का उस समय हाल क्या था। दोस्तों, जर्मनी में जो है बिस्मार्क, जो जर्मनी का चांसलर 1870 से 1890 ईस्वी तक था। हम थोड़ा सा बैकग्राउंड से समझते हुए आएंगे कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या है। और दोस्तों, उसके कार्यकाल में जर्मनी जो है इंग्लैंड का प्रबल विरोधी राष्ट्र के रूप में स्थापित होता है। चूंकि इंग्लैंड अपने साम्राज्य का विस्तार पूरी दुनिया में कर चुका था और साथ ही साथ इस स्थिति तक वो अमेरिका को आज़ादी दे चुका था, अमेरिका आज़ाद हो चुका था। और साथ ही जर्मनी की जो विदेश नीति थी दोस्तों, ये इसका मुख्य उद्देश्य फ्रांस को अन्य देशों से अलग थलग बनाए रखना। अब ये अलग थलग क्यों बनाए रखना चाहते हैं दोस्तों? तो 1890 ईस्वी के बाद में जर्मनी के जो शासक हैं विलियम कैसर द्वितीय, इनकी विदेश नीति जो है दोस्तों बहुत ही घातक सिद्ध होती है और विश्व में ये जो है अपनी सत्ता को स्थापित करने की रही। जो जर्मनी की विदेश नीति थी, जब तक बिस्मार्क थे, बिस्मार्क जो जर्मनी के चांसलर रहे, ये भी जो है पूरी तरह से युद्ध की स्थितियों को धीरे धीरे तैयार कर रहे हैं। और जिसके कारण जर्मनी अपनी नौसैनिक शक्ति की वृद्धि के लिए 1900 ईस्वी में आप देखें कि जर्मन नौसेना अधिनियम पास किया और उसमें
विलियम कैसर ने यह लेख कराया, यह लिखा कि जर्मनी का नौसैनिक बेड़ा इतना बड़ा होगा कि सबसे ताकतवर नौसैनिक शक्ति टकराएगी तो उसे अपने अस्तित्व को खोने का खतरा हो जाएगा। और जब ये अपनी जर्मनी नौसैनिक शक्ति को बढ़ा रहा है दोस्तों, तो उस समय सबसे ज़्यादा जो ताकतवर है कोई, तो वो है दोस्तों इंग्लैंड। अब इंग्लैंड के लिए ये पूरी पॉलिटिक्स हो रही है कि इंग्लैंड अकेले पूरी दुनिया में कब्जा करता हुआ जा रहा है। औद्योगिक क्रांति के बाद इनके अंदर साम्राज्यवाद की भावना आ चुकी है और वो बिस्मार्क भी पालन करता है। लेकिन जब बिस्मार्क के बाद 1890 के बाद में जो विलियम कैसर यहाँ के शासक बनते हैं तो उनकी नीतियाँ बदल जाती हैं दोस्तों। और ये नीतियाँ जो है सीधे सीधे आप देखें कि चांसलर बिस्मार्क के काल में भी इंग्लैंड का प्रबल विरोधी रहता है जर्मनी। उसके बाद आप देखें कि जब विलियम कैसर आते हैं 20 साल के बाद भी, तब भी इनकी विदेश नीति का एक ही जो है टारगेट है कि किस प्रकार से इंग्लैंड को, किस प्रकार से ब्रिटेन को जो है डिमोट किया जाए, किस प्रकार से उसको डाउन किया जाए, उसकी शक्ति को समाप्त किया जाए। और इसी क्रम में दोस्तों जर्मनी की स्थिति आप देख रहे हैं कि बिस्मार्क के शासनकाल में जर्मनी का मुख्य शत्रु फ्रांस रहा दोस्तों। लेकिन जब विलियम कैसर जो है आते हैं तो ये अप्रत्यक्ष रूप से इंग्लैंड को खुली चुनौती देने के कारण अब जो बिस्मार्क के शासनकाल में इनकी प्रतिद्वंदिता फ्रांस से हुआ करती थी, अब वो प्रतिद्वंदिता किसके साथ हो गई है, इंग्लैंड के साथ हो चुकी है। बिस्मार्क के शासनकाल में दोस्तों त्रिगुट संधि, ट्रिपल अलायंस 1882 ईस्वी में होता है, जिसमें दोस्तों इस ट्रिपल अलायंस में कौन कौन शामिल है, तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, ये तीनों लोग अपना ट्रिपल अलायंस बनाते हैं। और जिसके मध्य में यह सहमति बनती है दोस्तों कि अगर किसी बाह्य शक्ति द्वारा हमारे ऊपर, मतलब जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, ये जो इनका ट्रिपल अलायंस, इनके तीनों के ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो हम तीनों मिलकर जो है अपनी एक दूसरे की संप्रभुता को बचाएंगे। मतलब हम दोनों तीनों लोग मिलकर एक साथ लड़ाई लड़ेंगे अगर कोई भी बड़ी महाशक्ति हमारे ऊपर अटैक कर देती है। तो ये स्थिति 1882 में ही आ चुकी है दोस्तों। और इस समय कौन है, तो इस समय बिस्मार्क वहाँ के जर्मनी के चांसलर हुआ करते थे। तो इनका जो त्रिगुट संधि है ये कहीं ना कहीं यूरोप में आप देखें शक्ति संतुलन को बिगाड़ने काम प्रारंभ कर देती है। और इसके बाद हम देख लेते हैं इंग्लैंड की क्या स्थिति है दोस्तों। जर्मनी की विदेश नीति से इंग्लैंड घबरा जाता है और उसे अपनी सुरक्षा के लिए अपने सैनिक संधि करना वह प्रारंभ करता है। इसी क्रम में उसने जापान के साथ संधि की और फ्रांस के साथ संधि की, कब, 1904 में। और अभी विश्व युद्ध होने में दोस्तों आप देखें पूरा 10 साल बचा हुआ है, लेकिन सैनिक संतुलन कैसे बिगड़ रहा है, कैसे जो है एक देश दूसरे देश के साम्राज्यवाद का विरोध कर रहे हैं। और 1907 में इंग्लैंड रसिया, रूस से भी संधि कर लेता है। और जो जर्मनी के ये त्रिगुट के जवाब में ये त्रिवर्ग मैत्री संघ था, मतलब जर्मनी ने बिस्मार्क के शासनकाल में जो ट्रिपल अलायंस बनाया था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया के साथ में आपने यहाँ पे देखा इटली जो है, तीनों लोग मिले हुए थे। उसी समय दोस्तों जब इंग्लैंड इससे घबरा जाता है कि जब ये तीन लोग एक हो जाएंगे, इटली जो है, ऑस्ट्रिया और जर्मनी, तो हमारी स्थिति खराब हो जाएगी। इसीलिए जो है इन्होंने इनके जो है विपक्ष में इन्होंने जापान, फ्रांस और रूस के साथ में एक मजबूत जो है इन्होंने अपना त्रिवर्ग मैत्री संघ बनाया, जिसे आप मित्र राष्ट्र कहते हैं। तो मित्र राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है ये यहीं पे जो है डेवलप हो चुका है। और अगर इस समय आप अपने भारत की स्थिति देखें तो लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन की तैयारी बिल्कुल कर रहा है, और जो पूर्वी पाकिस्तान बाद में वर्ष 1947 तक में बन जाता है पूर्वी पाकिस्तान, और वर्तमान पाकिस्तान तो अब है ही। आप देखें कि और 1907 में आप देखें कि हमारे यहाँ कैसे कैसे आंदोलन चल रहे थे दोस्तों। तो अंग्रेजों का दिमाग इतना बड़ा था कि ये अपने उपनिवेशों में शासन करने के साथ साथ में पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित कर रहे थे। किस प्रकार से पूरी दुनिया को एक करने में लगे थे। और जब ऐसी स्थिति में इतने मजबूत देश थे तो हमारे यहाँ जो है नंगा फकीर, अधनंगा फकीर जिसको अंग्रेजों ने कहा जो है, तो इन लोग
आज़ादी नहीं ला सकते थे, इसीलिए हमको 1857 में भी सफलता नहीं मिल पाई और अंग्रेजों ने बहुत ही निर्दयता के साथ में हमारे पूरे आंदोलन को समाप्त कर दिया था। अब देखें दोस्तों कि एक तरफ बिस्मार्क का ट्रिपल अलायंस था जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली शामिल थे, तो दूसरी तरफ इंग्लैंड, फ्रांस, रूस हो गए थे और इसके साथ में जापान भी इनके साथ में सम्मिलित था। अब ये इधर 4 देश हो चुके हैं और इधर 3 देश हो चुके हैं। अब देखें कि यूरोप में जो है 2 भागों में पूरा यूरोप बंट रहा है और इसीलिए जो 2 भागों में बढ़ जाता है दोस्तों, तो इनकी स्थिति जो है देखें कि आगे कैसे खराब होती है। अब देख लेते हैं हम लोग फ्रांस की स्थिति उस समय क्या थी दोस्तों। तो 1870 ईस्वी में जो है प्रसा, जिसे अब जर्मनी कहा जाता है, इसी का नाम जो है पहले प्रसा था। तो ये फ्रांस क्या करता है कि फ्रांस ने जो है प्रसा को हराकर अल्सास लारेन के खनिज भंडार वाले क्षेत्र को हड़प लिया था। कौन हड़प लिया था? तो ये फ्रांस ने हड़प लिया था। किससे? जर्मनी से। अब जर्मनी बिल्कुल ये अपना बदला लेने की कभी न कभी तैयारी तो करेगा। अब जिससे फ्रांस इन क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने की ललक में रहता था कि मतलब साथ ही जर्मनी को हमेशा ये डर भी रहता था कि कभी न कभी फ्रांस अपनी स्थिति मजबूत करके आक्रमण कर देगा। चूंकि इनके खनिज भंडार वाले क्षेत्र थे जो पहले जर्मनी के थे, लेकिन 1870 ईस्वी में फ्रांस इसको ले चुका है और इनके अंदर दोस्तों एक वैमनस्यता की भावना बिल्कुल वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और ये बाद में देखें कि विश्व युद्ध का कैसे ये रूप ले लेती है। और इसके बाद आप देखिए दोस्तों रसिया का क्या हाल है। ये हम अभी प्रथम विश्व युद्ध के उन कारकों की समीक्षा कर रहे हैं कि कैसे आप देखें कि एक माहौल तैयार हो रहा है, इन सभी देशों के अंदर एक वैमनस्यता जो है उभर रही है। रूस दोस्तों यूरोप में स्वयं को एक मजबूत क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करने की ललक थी। क्योंकि यूरोप देश नहीं पूरा महाद्वीप है और आप जो है आपने हमारे मैप वाली क्लासेस में देखा भी है कि किस प्रकार से जब आपने हमारी नाटो वाली क्लास देखा तो नाटो में जो है कितनी बड़ी भूमिका इनकी रहती है। और सोवियत संघ का जो विघटन है, सोवियत संघ का विघटन भी आपने देखा है। तो आपको बिल्कुल ही समझ आ रहा होगा दोस्तों कि यूरोप में रूस स्थापित होना चाहता था जो हमारे एशिया का भी पार्ट है। और इसके बाद बाल्कन राज्य जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी के प्रभाव में थे, वहाँ से ये बाल्कन राज्यों में जो है जो आप देखते हैं अभी वर्तमान में लिथुआनिया जो राज्य है, ये लिथुआनिया वगैरह सब बाल्टिक में जो है बाल्टिक राज्यों में आते थे। तो ये बाल्टिक राज्यों पे अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। और आप जब देखेंगे कि सोवियत संघ जब बना था तो सोवियत संघ में ये सभी देश सम्मिलित थे, पूरे बाल्टिक देश, और धीरे धीरे ये अपना प्रभुत्व जमा भी लेता है। आप देखें दोस्तों कि विश्व युद्ध की ये परिस्थितियों का निर्माण जो हो रहा है, इसको समझने से आप ये भी समझ सकते हैं कि जो ये जो रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है, इसमें किन कारणों से अमेरिका बिल्कुल सामने अपनी सेना को लेकर नहीं आ रहा है, जबकि रसिया पूरी तरह से चढ़ाई कर चुका है। नाटो देश अपने आप को अलग ही रख रहे हैं और नाटो में मिलने की जिद ही ये यूक्रेन के ऊपर रसिया का अटैक करा दी थी। अब देखिए दोस्तों बाल्कन राज्यों की उस समय क्या स्थिति थी। तो बाल्कन राज्यों में दोस्तों सर्बिया समस्त स्लाव जाति को एक राज्य के रूप में संगठित करना चाहता था। उस समय सर्बिया एक ताकत हुआ करता था। और इसके साथ साथ यूनान अपने प्राचीन जो है गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए यूनानी साम्राज्य का गठन करना चाहता था। और साथ ही बाल्कन प्रदेशों में ईसाई और जो है मुसलमानों के मध्य संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी। यहाँ के राजा तो ईसाई थे दोस्तों, जो तुर्की के प्रभाव को समाप्त कर देना चाहते थे, जिसके लिए रोम और ऑस्ट्रिया का समर्थन प्राप्त था। किसको? बाल्कन प्रदेशों को। अब बाल्कन में भी जो है स्लाव आंदोलन चल रहे थे। इसके बाद की स्थिति जो बनती है दोस्तों, अब ये प्रथम विश्व युद्ध में जो प्रथम विश्व युद्ध के बाहर का नजरिया क्या है वो देख लीजिए कि यूरोप के बाहर अमेरिका और जापान एक महाशक्ति के रूप में उभर रहे थे और अमेरिका का सीधा टकराव इस समय तक यूरोप के किसी भी राज्य से नहीं है दोस्तों। और इसीलिए अमेरिका ये एक महाशक्ति के रूप में तो उभर रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से अपने आप को अलग बनाए रखा है। अब रूस ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग बनाकर जापान तक अपनी पहुंच
बना चुका था, और जिसके कारण से रूस और जापान के मध्य दोस्तों वर्ष 1904-05 में एक युद्ध होता है, जिसमें जापान जो आज एक छोटा सा देश आप मानते हैं, ये कभी इतने बड़े जो आज पुतिन इतने खूंखार हैं, जहां अमेरिका की हिम्मत नहीं पड़ रही है, वहां पे जापान ने 1904 और 5 में इसको हरा चुका है। देखिए दोस्तों, शक्तियां जो है, पावर कैसे ट्रांसफर होते हैं। कभी जापान बहुत ज़्यादा हावी था, तो एक स्थिति आती है दूसरे विश्व युद्ध में कि जब इसके ऊपर परमाणु बम अमेरिका ही गिरा देता है, जबकि पहले विश्व युद्ध में ये आप देखें किस प्रकार से ये सभी देश एक साथ हैं। और किंतु अपने भविष्य को देखते हुए जापान ने यूरोपीय देशों की तर्ज पर अपनी सैन्य और सामरिक शक्ति में तेजी से वृद्धि करने लगा, अपनी शक्तियों को बढ़ाने लगा। चूंकि रूस आप देखें कि ये जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग बनाकर अब जापान तक पहुंचने ही वाला है, और इस कारण से 1904-05 में ये युद्ध भी हो चुका है। इसके बाद देखें दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध का कारण ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये वाली स्लाइड, कि जिसमें 1870 के दशक में नवीन साम्राज्यवाद का उदय हुआ दोस्तों। तब तक ये यूरोपीय देश अफ्रीका और एशिया के अधिकांश क्षेत्रों की बंदर बांट कर चुके थे। मतलब जो एशिया के आप देखें कि भारत में भी इनका कब्जा हो चुका था। यहाँ पे पुर्तगाली भी जो है गोवा को लेके अलग चल रहे थे, फ्रांसीसी अलग यहाँ पे बंदर बांट कर रहे थे कि हमको भी चाहिए, कि इसी प्रकार से ये सभी डच अलग से हमारे भारत के परिपेक्ष को ही आप देखें कि 1870 तक, क्योंकि जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम होता है तो उसमें तो ये पूरी तरह से जो वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप है, यहाँ पर अंग्रेजों का कब्जा, अंग्रेज अब पूरी तरह से अब स्थापित हो चुके थे। और दोस्तों, जर्मनी अपने एकीकरण के बाद 1914 ईस्वी तक लोहे एवं इस्पात व औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन के मामले में ये फ्रांस और ब्रिटेन को काफ़ी पीछे छोड़ चुका था। तो मतलब जर्मनी भी एक ताकत जो है बन चुका है, और जिसके कारण ये अपने औद्योगिक हितों की पूर्ति के लिए, मतलब इनको जो कच्चा माल चाहिए दोस्तों, ये अपने कच्चे माल के लिए इनको साम्राज्य विस्तार करना है, और साम्राज्य विस्तार करना अब इनकी एक मजबूरी हो गई, जिसके कारण से जर्मनी भी ये अपने साम्राज्यवाद विस्तार की नीति को आगे बढ़ाने लगता है। और ये देखें कि बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। ये प्रतिस्पर्धा कैसी होती है दोस्तों, कि जर्मन के सम्राट जो हैं विलियम कैसर महोदय कहते हैं कि सूर्य के नीचे जर्मनी को भी जगह चाहिए। चूंकि अब इनके पास जब ताकत और शक्ति आ गई है तो इनको भी सूर्य के नीचे जगह ढूंढने लगते हैं, जिसकी तलाश में पूर्व की तरफ जर्मनी ने अपना विस्तार प्रारंभ कर दिया। और विलियम कैसर का मुख्य उद्देश्य तुर्की साम्राज्य, जो ऑटोमन साम्राज्य आप पढ़ते हैं, ये वही साम्राज्य यहाँ की अर्थव्यवस्था पर अपना नियंत्रण स्थापित करना, और जिसके लिए उसने दोस्तों बर्लिन से लेकर बगदाद तक एक रेल लाइन बिछाने की योजना बनाई। ये कौन बनाया? ये जर्मन सम्राट विलियम कैसर ने बनाया। और इटली ने दोस्तों इस समय क्या किया कि इरिट्रिया और सोमाली लैंड पर इन्होंने अपना कब्जा जमा लिया। अब इरिट्रिया और सोमाली जो है इस पे इनका कब्जा हो चुका है। तो आप देखें कैसे ये सभी देश, छोटे छोटे देश, कैसे अपना साम्राज्यवाद विस्तार कर रहे हैं। और जब इटली ने दोस्तों इस इरिट्रिया और सोमाली लैंड पर अपना कब्जा जमा लिया था, इसके बाद ये अपनी जो है त्रिपोली पर बुरी नज़र बनाए हुआ था। अब ये यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। कौन? इटली। इसके बाद फ्रांस की स्थिति देखें आप कि फ्रांस ने मोरक्को को अपने साम्राज्य में जो है मिलाना चाहता था, और इनकी ललक भी बढ़ी हुई है। ये सभी एक औद्योगिक ताकतें थी जिनके यहाँ औद्योगिकीकरण का कार्य पूरा हो चुका था। इधर देखें रूस को दोस्तों, तो रूस जो है ईरान, कुस्तुनतुनिया समेत उस्मानिया साम्राज्य के क्षेत्रों व सुदूर पूर्व क्षेत्रों पर ये अपनी कब्जा जमाने की महत्वाकांक्षा सब पाल के बैठे हैं। और इसी के कारण देखें कि आगे क्या होता है। अब जापान भी एक साम्राज्यवादी देश बन चुका है दोस्तों। इसी क्रम में उसने ब्रिटेन के साथ एक समझौता करता है, क्योंकि 1904-05 में ये रूस को हरा दिया था, और जब रूस हार चुका है तो ब्रिटेन जो है विजेताओं के साथ ही हमेशा रहने की कोशिश करता है, और इसीलिए उसने जापान से भी एक समझौता किया, और उसी जो है ब्रिटेन के दम पर ही रसिया को जो है जापान अच्छी तरीके से मात दे देता है 1904-05 वाले युद्ध में। अब 19वीं सदी के अंत तक दोस्तों अमेरिका भी एक शक्तिशाली राष्ट्र की आकार या शक्ल ले चुका था, और फिलीपींस एक देश था, उस पर यह भी अपना साम्राज्यवाद विस्तार करके
फिलीपींस के ऊपर इनका कब्जा हो चुका था। अमेरिका में व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा था और इसके लिए इसकी मुख्य दिलचस्पी अपने व्यापार के एकाधिकार को, व्यापार की स्वतंत्रता को बनाए रखने की दिलचस्पी थी अमेरिका की। लेकिन अमेरिका आप देखें कि अभी विश्व युद्ध में शामिल नहीं हो रहा है। इसके बाद जो कुछ कूटनीतिक संधियां हैं जो प्रथम विश्व युद्ध का बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों, कि आप देखें कि यूरोप में गुप्त संधियों का सिलसिला प्रथम विश्व युद्ध के लिए महत्वपूर्ण कारण था। और इन संधियों को प्रारंभ करने वाला कौन था? तो जर्मनी का जो चांसलर था बिस्मार्क, उसने किस प्रकार से आप देखें कि ऑस्ट्रिया और इटली के साथ में उसने अपना ट्रिपल अलायंस बनाया था। आप इसके पहले वाली स्लाइड में देख चुके हैं दोस्तों। 1871 ईस्वी में जर्मनी के एकीकरण के क्रम में उसने अल्सास और लारेन के क्षेत्र को फ्रांस से लेकर उसे आहत कर दिया था, जिससे बिस्मार्क को सदैव डर बना रहता था कि फ्रांस यूरोप के दूसरे देशों से दोस्ती करके जर्मनी से बदला लेने की कोशिश करेगा। अब ये जर्मनी का जो चांसलर है ये बिस्मार्क, चूंकि इन्होंने फ्रांस के इस क्षेत्र पर ये जो इनका तेल और अल्सास लारेन जो क्षेत्र है खनिज भंडार से संपन्न क्षेत्र है, तो यहाँ पे इन्होंने कब्जा कर लिया है और जर्मनी इसे लेने की ताक में हमेशा जो है रहता था और इसका अंदेशा जो है फ्रांस को भी है। अब फ्रांस अपनी ताकत बना सकता है, इसलिए वह यूरोप की राजनीति में हमेशा जर्मनी ये चाहता था कि इसकी अन्य देशों से किसी प्रकार की दोस्ती ना हो। इसके लिए इसने गुप्त संधि करता है और गुप्त संधि में आपने पढ़ा कि ये इटली के साथ में और ऑस्ट्रिया के साथ में जर्मनी की संधि हो चुकी है। तो ये गुप्त संधियां, ये कूटनीतिक संधियां प्रथम विश्व युद्ध के लिए एक कारण बन के उभर रही है दोस्तों। इसके बाद आप देखें कि 1879 ईस्वी में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के साथ एक गुप्त संधि की और बिस्मार्क के नेतृत्व में यूरोप में 1882 में एक त्रिगुट बना, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली शामिल थे। तो ये ऑस्ट्रिया हंगरी दोनों एक ही संयुक्त रहे उस समय, और ये जो है इनका आपने जो है पढ़ा है कि ये 1882 में ट्रिपल अलायंस इनका बनता है। अब इसी ट्रिपल अलायंस के विरोध में दोस्तों फ्रांस, रूस और ब्रिटेन जो है ये दोस्तों ये भी एक संधि कर लेते हैं। और ये संधि दोस्तों कब करते हैं? ये भी 1897 में एक त्रिदेशीय मैत्री संघ स्थापित होता है कि जिसको आप मित्र राष्ट्र कहते हैं। तो ये मित्र राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है ये 1897 में एक त्रिदेशीय मैत्री संघ स्थापित होता है, जिसके कारण यूरोप की ये शक्तियां दो गुटों में बट गई हैं। एक गुट में आप देखें कि फ्रांस, रूस, ब्रिटेन आदि हैं और दूसरे गुट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और जो है हंगरी, साथ ही साथ इटली भी इनके साथ में लगा है। बाद में इन्हीं के साथ में तुर्की भी आ जाता है। तो जो इन सभी से मिल के लड़ने की एक कोशिश है, चूंकि तुर्की में कब्जा कौन करना चाहता था? तो रसिया करना चाहता था। फ्रांस और ब्रिटेन ये सब एक साम्राज्यवादी उपनिवेश जो है अपना ये बना ही चुके थे। तो इसमें दोस्तों ये जब शक्तियां दो गुटों में बढ़ जाती हैं तो इनके अंदर में ही अंदर इनका अंतर विरोध की भावना ने प्रथम विश्व युद्ध की जो है भूमिका तैयार कर दी। इसके बाद एक मोरक्को संकट आता है दोस्तों। मोरक्को में क्या होता है कि 1904 ईस्वी में फ्रांस और फिरंगियों ने आपस में एक समझौता किया। मतलब फिरंगी मतलब आप अंग्रेज समझें कि अंग्रेजों को ही फिरंगी कहा जाता है हमारे देश में, जिसके तहत ब्रिटेन ने मिस्र तथा फ्रांस को मोरक्को में मिला लिया। मतलब ये लोग दूसरे देश के ऊपर इनकी इतनी ज़्यादा सैनिक शक्ति थी कि फ्रांस और इंग्लैंड मिलकर ये ब्रिटेन को मिस्र तथा फ्रांस को मोरक्को मिलता है। मतलब ब्रिटेन ने अपनी संधि किया कि भाई हम मिस्र को ले लेते हैं और फ्रांस को जो है कौन सा क्षेत्र मिला? मोरक्को का क्षेत्र मिला। इसकी भनक जब जर्मनी को लगी दोस्तों तो वह नाराज हो गया और मोरक्को के सुल्तान को उसकी स्वतंत्रता के लिए पूरा सहयोग और समर्थन देने का वादा किया। जैसे आप देखें कि जेलेंस्की को अमेरिका ने जो है वादा तो किया हम आपको बचाएंगे, और जब वो रसिया के खिलाफ में उल्टे सीधे कमेंट करते रहे, लेकिन जब रसिया ने अटैक कर दिया तो अमेरिका सीधे जो है दबे पांव वहां से खसक गया और कुछ भी जो है करने की स्थिति में अमेरिका इस समय नहीं है। ऐसी स्थिति होती है मोरक्को के सुल्तान के साथ में भी जो है ये जर्मनी आप देखें कि जो दूसरे इस प्रथम विश्व युद्ध में ही अंत में हार जाता है, लेकिन ये इनको जो है ताकत देने के लिए इनको जो है भड़काने की कोशिश करता है कि आप जो है फ्रांस और इंग्लैंड ने जो आपके विरुद्ध संधि की है इसमें हम आपका पूरा सहयोग देंगे, आप यहाँ पे आंदोलन प्रारंभ करिए। 1911 ईस्वी में दोस्तों फ्रांस ने मोरक्को के अधिकांश भाग पर कब्जा भी कर लिया। अब ये देखिए
कि चूंकि अंग्रेजों के साथ इनकी संधि हो गई है, अब फ्रांस को खतरा इन्हीं फिरंगियों से खाली था। तो जब दोनों में सहमति बन चुकी है कि हम मिस्र को ले लेते हैं और आपको जो है मोरक्को दे देते हैं, तो इन्होंने इसके ऊपर चढ़ाई कर दी और इस चढ़ाई के बाद में इनका कब्जा फ्रांस की ने जो है मोरक्को पर कब्जा कर लिया और जर्मनी को फ्रांसीसी कांगो का बड़ा भाग दे दिया गया। और साथ ही जर्मनी को, अब यहाँ पे जर्मनी को भी कुछ मिलता है, जो फ्रांसीसी कांगो एरिया था ये बड़ा भाग जर्मनी को दे दिया जाता है। क्योंकि जर्मनी जब इससे नाराज होता है तो इसको शांत करने के लिए इन फिरंगियों ने मिलकर एक प्लान किया और उसको फ्रांसीसी कांगो वाला एरिया जो है जर्मनी को दे दिया गया। इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि अब एक सैन्यवाद, जब ये गुप्त संधियां हो जाती हैं दोस्तों, तो ये गुप्त संधियां एक सैन्यवाद को जन्म देती हैं। गुप्त संधियों के कारण यूरोप में उपजे अंतरराष्ट्रीय अविश्वास ने एक दूसरे राष्ट्र से युद्ध की आशंका को बढ़ा दिया और औपनिवेशिक विस्तार और उपनिवेशों की रक्षा हेतु सैन्य शक्ति का विस्तार आवश्यक हो गया। चूंकि अब जब इतने त्रिगुट बन रहे हैं और मित्र संघ बन रहे हैं, तो इनके लिए आवश्यक है कि किस प्रकार से अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाएं और इनके बड़े बड़े जो उपनिवेश हैं उस पे अपने शासन को मजबूती से जो है जमा सकें। इसी अविश्वास के कारण दोस्तों यूरोप के देशों में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दी गई। मतलब जो भी आदमी है, अगर इस यूरोप के जितने भी देश थे वहां पे आपको, जैसे हमारे भारत में सैनिक भर्ती होते हैं वर्तमान में, लेकिन यहाँ पे सैनिक सेवा अनिवार्य नहीं है। और उस समय यूरोप में आप देखें सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी जाती है। और हमारे यहाँ जो एनसीसी है ये भी जो है खाली लोग जो जाना चाहते हैं उन्हीं को एनसीसी याद में सम्मिलित किया जाता है। लेकिन अब देखें कि ये अविश्वास जो गुप्त संधियों के कारण बढ़ा कि कभी जर्मनी फ्रांस कौन किसके ऊपर आक्रमण कर देगा, रसिया जो है किस प्रकार से अपने साम्राज्य वृद्धि को देख रहा है। तो इसी साम्राज्य और गुप्त संधियों ने साम्राज्य के विस्तार के कारणों ने इस सैन्यवाद को बढ़ावा दिया। अब ये जब सैन्यवाद का बढ़ावा होता है दोस्तों, तो नौसेना के क्षेत्र में जर्मनी की बढ़ती ताकत से इंग्लैंड भी घबराया हुआ था और जर्मनी में सैनिक प्रतिद्वंदिता भी आरंभ हो गई। अब जर्मनी की जो ताकत थी वो जर्मनी अपनी ताकत को और बढ़ाना चाहता था और ये जो सैनिक प्रतिद्वंदिता है ये इंग्लैंड के साथ में लगातार चल रही है और इंग्लैंड लगातार घबरा भी रहा है किससे, जर्मनी के साथ में। इसके बाद आप देखें कि उग्र राष्ट्रवाद, अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है कि फ्रांस की क्रांति द्वारा राष्ट्रीयता की भावना का जन्म हुआ। आप हमारे चैनल पे फ्रांस की क्रांति को नहीं देखे हैं दोस्तों, तो आप फ्रांस की क्रांति को भी हमारे चैनल पे कराया गया है। आपको बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। हमारे चैनल पे अमेरिका की भी क्रांति देखें, हमारे भारत के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को भी देखें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमारे चैनल पे हिंदी साहित्य एवं व्याकरण की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ 150 से अधिक प्रैक्टिस सेट आप हमारे चैनल के ज्वाइन कीजिए और अपनी जो है स्टैटिक जीके वाली क्लास आप जरूर देखें। और आपने अभी तक 2021 का करंट अफेयर, आपको पूरे साल का करंट अफेयर करवा दिया गया है मंथ वाइज। आप उस हमारे करंट अफेयर की क्लास को भी देखिए दोस्तों। आइए देखते हैं हम उग्र राष्ट्रवाद क्या है। दोस्तों उग्र राष्ट्रवाद का जो जन्म होता है कि राष्ट्रीयता की भावना का ही जन्म फ्रांसीसी क्रांति से होता है और जर्मनी और इटली का एकीकरण राष्ट्रवाद के उदय का सकारात्मक परिणाम है। कि जर्मनी का भी आप देखें कि बिस्मार्क के नेतृत्व में जो है उसका एकीकरण होता है, इटली का भी एकीकरण हो जाता है। और राष्ट्रवाद की ये जो दोस्तों विचारधारा है के अंतर्गत वस्त्र, भाषा, धर्म, संस्कृति और क्षेत्रीय संगठन आदि के तत्वों के आधार पर आधुनिक राष्ट्रों का जो निर्माण हुआ और उदय व विकास की जो प्रक्रिया आरंभ हुई, ये उग्र राष्ट्रवाद की ही देन थी। कि इसी के कारण से धर्म, भाषा, जाति के नाम पर किस प्रकार से एक एकीकरण बनाने की व्यवस्था की गई। और यूरोप के राष्ट्रवाद की विचारधारा ने 1870 ईस्वी के बाद उग्र रूप धारण कर लिया। और उग्र रूप क्या धारण किया कि जो क्षेत्र मिले उसको अपने जो है साम्राज्य में मिलाओ, जिसमें प्रसा, जिसका नाम जर्मनी है, प्रसा से हार कर फ्रांस को अल्सास और लॉरेंस के प्रदेश से हाथ धोना पड़ा था। मतलब प्रसा जो है दोस्तों ये जो है हार चुका था। और यहाँ पे देखें कि फ्रांस को अपना ये जो अल्सास और लॉरेंस का जो है खनिज वाला क्षेत्र था ये इनसे निकल चुका था, जर्मनी के हाथों चला गया था, जिसके कारण फ्रांस राष्ट्रीय तौर पर अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा था। और ये जर्मनी, जिसका नाम प्रसा पूर्व में था, इससे बदला लेने की कोशिश में हमेशा जो है प्लान में रहता था ये प्रसा।
आगे देखते हैं दोस्तों कि उग्र राष्ट्रवाद में बाल्कन क्षेत्र में बोस्निया और हर्जेगोविना जो है ये ऑस्ट्रिया को दे दिया गया था, जहां सर्ब जाति के लोग रहते थे और यहाँ पर सर्बिया के दावे को ठुकरा दिया गया था। चूंकि सर्ब जाति के लोगों से मिलकर ही सर्बिया बना था और सर्बिया का ये जो क्षेत्र था बोस्निया और हर्जेगोविना ये जो है ऑस्ट्रिया को दे दिया गया था। और सर्बिया के लोग स्लाव जाति या वंश के थे, किंतु रूस ने अखिल स्लाववाद का नारा देकर पूर्वी यूरोप की राजनीति में अपने प्रभुत्व को स्थापित करना चाह रहा था। इससे सर्बिया भी दोस्तों डरा हुआ था कि रसिया कहीं हमारे इस क्षेत्र में आके जो है काबिज न हो जाए। कुछ जातियां अपने आप को सर्वोच्च मानकर अन्य जातियों पर शासन स्थापित करना अपना अधिकार समझती थी, जैसे कि फिरंगी लोग समझते हैं। इसके बाद देखें दोस्तों कि उग्र राष्ट्रवाद जो है देशभक्ति की ऐसी भावना थी जो युद्ध के बल पर अपनी सर्वोच्चता स्थापित करना चाहती थी, इसी को उग्र राष्ट्रवाद कहते हैं। किंतु अंतरराष्ट्रीय शक्तियां अपना प्रभुत्व भी कायम रखना चाहती थी। अंतरराष्ट्रीय शक्तियों में दोस्तों आप देखें कि जापान और अमेरिका अंतरराष्ट्रीय शक्तियों के रूप में ये उभर रहे थे। आप देखें दोस्तों जर्मनी की जो उग्रवादी जो है राष्ट्रवाद की विचारधारा है, ये यूरोप को दूसरे देश जो यूरोप के थे वो भी घबरा गए जर्मनी के उग्र राष्ट्रवाद से, और फिर ये अपना जो है प्लान करने लगे कि जर्मनी को किसी भी तरीके से पराजित करना है, और जिसके विरोध में जो है इस समय इंग्लैंड पूरी तरह से खड़ा हुआ था कि उसको बस मौके का इंतजार था। आगे देखें दोस्तों कि इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का भी अभाव रहता है कि जब 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हो जाती है और वियना कांग्रेस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्थापित करने के प्रयासों के फलस्वरूप यूरोप की संयुक्त व्यवस्था स्थापित की गई। लेकिन ये दोस्तों 10 वर्ष में ही 1825 तक ये जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी जो वियना कांग्रेस के माध्यम से स्थापित हुई थी, ये खत्म हो चुकी थी। और इस समय दोस्तों कोई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं थी जो यूरोप के राष्ट्रों के जो छोटे छोटे विवाद हैं इनका निपटारा शांतिपूर्ण तरीके से करवा सके। और इसी के कारण दोस्तों देखें कि यूरोप में ये शक्ति संतुलन बिगड़ता है और वहां पे अराजकता की स्थिति यूरोप में उत्पन्न हो चुकी है। अब 1904-5 में आपने देखा है कि रूस जापान युद्ध में फ्रांस ने अप्रत्यक्ष रूप से रूस की सहायता की थी, लेकिन फिर भी हारना पड़ा फ्रांस और रूस दोनों को, और जापान ने जो है हराया था। किंतु जापान ने रूस को पराजित कर दिया। अब जिससे फ्रांस की भी पोल खुल चुकी है कि अब ये बहुत जो है मजबूत राष्ट्र नहीं है, और इसी के लिए जर्मनी ने मोरक्को में फ्रांस को चुनौती दे डाली। अब इनको भी मौका मिल चुका। इसलिए अगर आपके पास जब तक शक्ति है तो उन शक्ति को जब तक आप छुपाए रहें तब तक तो शक्ति है। अगर आपने अपनी शक्ति को दिखा दिया तो आप देखते हैं कि मौन को जो सबसे बड़ी शक्ति इसीलिए कहा गया है कि बेटा जब तक चुपचाप हो चुपचाप बने रहो। अगर आपकी शक्ति खुल गई तो आपकी पोल खुल जाएगी, और ऐसे ही पोल खुल जाती है फ्रांस की, जो उस समय तक अपने आप को बहुत बड़ी जो है अंतर्राष्ट्रीय शक्ति होने का ढिंढोरा पीट रहा था। ऑस्ट्रिया द्वारा बोस्निया और हर्जेगोविना को अपने साम्राज्य में मिला लेने के कारण एक गंभीर समस्या दोस्तों यहाँ पे उत्पन्न हो चुकी थी। और इसके बाद आप देखें कि इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अभाव ने जो है 1912-13 में बाल्कन युद्धों ने अंतर्राष्ट्रीय वातावरण को भी तनावपूर्ण बना दिया था। अब आप जो लिथुआनिया और एस्टोनिया वगैरह देश देखते हैं ये वहाँ की बात हो रही है, जिसके कारण यूरोप के देश युद्धोन्मुख हो चुके थे। मतलब अब युद्ध तो ये करना ही चाहते थे। इसके साथ में देखेंगे 1815 ईस्वी में वाटरलू युद्ध के दौरान युद्ध में नेपोलियन की हार के बाद वियना सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना का प्रयास किया गया, जो 1825 तक ये अपना अस्तित्व समाप्त कर चुकी थी। इसका अस्तित्व खत्म हो चुका था और यूरोप के राष्ट्रों के मध्य विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण तरीके से हो सके, इसका जो है कोई संस्था ऐसी नहीं थी जो यूरोप के इतने देशों को शांत कर सके। दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए हमारी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही दुनिया भर में आप देखें कि शक्ति संतुलन की राजनीति को समझने के लिए आपने हमारे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप सब्सक्राइब करिए। और विश्व की राजनीति में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है कि जिससे दुनिया भर की राजनीति आपको अवश्य समझ में आएगी। आगे देखते हैं दोस्तों, समाचार पत्रों की भी बहुत बड़ी भूमिका है विश्व युद्ध में।
क्या भूमिका है कि इंग्लैंड के समाचार पत्रों में जर्मनी के शासक विलियम कैसर द्वितीय की नीतियों की आलोचना छपती थी। तो जर्मनी के समाचार पत्र इसके जवाब में इंग्लैंड की जो रानी है उनके बारे में जो है उल्टा सीधा छापना चालू कर दिए। तो मतलब समाचार पत्रों की भूमिका, जो मीडिया की भूमिका है दोस्तों, ये प्रथम विश्व युद्ध में भी थी। और आज देखें कि रसिया यूक्रेन युद्ध, तो रसिया यूक्रेन कम लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे भारत की मीडिया तो लगातार जो है ब्रेकिंग न्यूज सायरन बज रहा है जो है यूक्रेन में, लेकिन वो सायरन बजा बजा के हमको आपको ये लोग जो है वो न्यूज सुना रहे हैं, लगातार लाइव बने हुए हैं, लाइव खबर दे रहे हैं। तो मीडिया भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कारक थी, जिसके कारण से ये पहला विश्व युद्ध हुआ। इसलिए मीडिया की जो ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी है वो जो है इसके बाद ही इसके लिए बहुत सारे नियम कानून बने और इनकी आज़ादी को भी कंट्रोल किया गया था। फ्रांस और जर्मनी के समाचार पत्रों में दोस्तों ये स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि एक दूसरे के ऊपर ये सब आग उगल रहे थे, और जिसके कारण दोनों देश की सेनाओं के अतिरिक्त जनता भी जो है युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार हो गई थी कि भाई जब जो है समाचार पत्र बता रहे हैं तो सही ही होगा। और ये उल्टी सीधी खबर दिखा दिखा के ये समाचार पत्रों ने अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई प्रथम विश्व युद्ध को होने में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कटुतापूर्ण जो वार्तालाप है ये यूरोप को दोस्तों युद्ध की ओर धकेल दिया। इनका कटुतापूर्ण वार्तालाप बहुत ही खतरनाक हुआ। और देखें दोस्तों बाल्कन क्षेत्र की जटिलता क्या है कि बाल्कन क्षेत्रों में त्रिवर्गीय संधि और त्रिवर्गीय मैत्री संघ। अब आप देखें कि जो ट्रिपल अलायंस बिस्मार्क वाला था और जो इंग्लैंड ने जो है अपना त्रिवर्ग मैत्री संघ बनाया था, रसिया जापान और इंग्लैंड ने मिलकर, तो ये दोनों दोस्तों ये एक दूसरे जो है इन सभी देशों को एक दूसरे के सामने बिल्कुल खड़े कर देते हैं कि अब दोनों लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इधर ये खड़ा है, इधर ये खड़ा है, इधर 3-4 राष्ट्र हैं अगर आप इनको मित्र राष्ट्र मान लें, और इधर उनका जो है बिस्मार्क वाला जो त्रिवर्गीय संघर्ष था जिसमें इटली, जर्मनी इन लोग मिले हुए हैं, और यहाँ पे इंग्लैंड, रसिया, जापान मिला हुआ है। तो ये सब एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयारी दोस्तों अब आप देखें कि यहाँ पे ये कर चुके हैं। और रूस जो है वो धर्म जाति के नाम पर स्लाव जाति का संरक्षक स्वयं को मानता था। तो ऑस्ट्रिया किसी भी तरह से सर्व जाति का जो आंदोलन दबाकर उस क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता था, अपने प्रभाव को कायम रखना चाहता था दोस्तों। आगे देखते हैं कि ऑस्ट्रिया को जर्मनी और इटली का समर्थन मिलने के कारण बाल्कन क्षेत्र में ये ऑस्ट्रिया अकेले ही युद्ध लड़ने के लिए तैयार था, क्योंकि इनके मध्य तो समझौता हो ही चुका है और वो समझौता बिस्मार्क के शासनकाल में हो चुका था। अब प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों 2 घोड़ों का युद्ध था, और जितने भी घुड़सवार हैं ये इस युद्ध में बाद में शामिल होते गए। ये दोनों घोड़े थे सर्बिया और ऑस्ट्रिया। दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और इसमें देखिए दोस्तों जर्मन सम्राट विलियम कैसर का व्यक्तित्व क्या था। ये जो जर्मन सम्राट हैं विलियम कैसर, ये एक बहुत ही अत्यधिक हठी, महत्वाकांक्षी और क्रोधी व्यक्ति था, जो यह कहता था कि हमारा भविष्य समुद्र पर निर्भर है, जिसके लिए जर्मनी को समुद्री शक्ति बनाने के लिए जर्मनी को इंग्लैंड का स्थायी शत्रु बना दिया। मतलब ये जो है समुद्री शक्ति बनने के प्रयास ने जर्मनी को इंग्लैंड का स्थायी शत्रु बना दिया। विलियम कैसर की नीति संपूर्ण विश्व पर, पूरी दुनिया पर अपना प्रभुत्व जमाने की थी। इसके लिए वह विश्व का सर्वनाश करने के लिए तत्पर था। ये थे जर्मन सम्राट विलियम कैसर। इंग्लैंड जो कि बनियों का देश होने के कारण अनावश्यक युद्ध में नहीं पड़ना चाहता था, जिसे विलियम कैसर जो जर्मनी के सम्राट हैं ये इंग्लैंड की इसको कमजोरी समझते हैं कि इस कारण से जो है इनको अपने दूरी दुनिया में व्यापार करना है, इसलिए ये युद्ध नहीं लड़ेगा। और इसीलिए जो है विलियम कैसर जो है ये गलत फहमी में रहे और गलती करते रहे। इसके कारण दोस्तों आ जाता है इसका तत्कालीन कारण कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखें कि ये उसी समय की परिस्थितियां हैं जब 1908-9 में ऑस्ट्रिया हंगरी ने बोस्निया और हर्जेगोविना को अपने साम्राज्य में मिला लिया, और इन क्षेत्रों में दोस्तों स्लाव नस्ल की आबादी सर्वाधिक रहती थी। सर्बिया जो है दोस्तों ये स्लाव आंदोलन का अग्रणी देश होने के कारण इस पे अपना प्रभुत्व कायम रखना चाहता था, लेकिन इन क्षेत्रों में ऑस्ट्रिया ने जो है इस बोस्निया और हर्जेगोविना को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो इनके अंदर जो है ये भावना, उग्रवादी की भावना, इनके अंदर विरोध की भावना पैदा हो गई।
इन राष्ट्रवादी स्लाव उग्रवादियों ने स्लाव मुक्ति की राह में बाधक ऑस्ट्रिया को आतंकित करने के उद्देश्य से 28 जून 1914 को सराजेवो में ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या कर देते हैं। दोस्तों, ये हत्या ही जो है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण बनती है। और जो आग लगाने वाला काम है, अब इसी हत्या से आग लगाने का काम शुरू हो जाता है। और ये आग लगाने की योजना कौन बनाता है दोस्तों? जिसने राजकुमार आर्क ड्यूक को जो है, ये इन्हीं स्लाव लोग दोस्तों, आप समझें कि रसिया का पूरी तरह से जो है सहयोग था। और इसी के नेतृत्व में यूनियन ऑफ डेथ ब्लैक हैंड नामक, ये यूनियन ऑफ डेथ एक संस्था थी, या कि ब्लैक हैंड नामक संस्था भी कहा जाता है। इसने आर्क ड्यूक फर्डिनेंड जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे, इनकी हत्या की गुप्त योजना बनाई। और उग्रपंथी सर्बाई राष्ट्रवादियों की एक संस्था थी, जिनका उद्देश्य सर्बियाइयों को संगठित करना था। सर्बिया के लोगों को, जो सर्ब जनजाति के थे, इनको जो है एकत्र करना, इनको संगठित करना इनका मुख्य उद्देश्य था। दोस्तों, ऑस्ट्रिया के ने अपने राजकुमार की हत्या की घटना को अपने राष्ट्रीय गौरव का अपमान मानकर 23 जुलाई को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को चेतावनी देते हुए 11 मांगें रखी और उन मांगों को मानने के लिए खाली 24 घंटे का समय दिया। इसके बाद दोस्तों, सर्बिया चूंकि नरम पड़ा थोड़ा सा, और बाद में देखिए कि नरम पड़ता है, ये विजयी भी होता है। ये नरम पड़ता है और इसके बाद कुछ मांगों को मान लेता है। लेकिन ऑस्ट्रिया जो पहले से जो है इटली के समर्थन में पूरी तरह से जो है तैयार खड़ा है युद्ध के लिए, इसने नहीं माना और ये संतुष्ट नहीं होता है और अपनी सेना को जो है लामबंद होने का आदेश दे देता है कि आप युद्ध की तैयारी शुरू कर दें। और 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया ने दोस्तों सर्बिया के ऊपर जो है युद्ध की घोषणा कर दी। और यहीं से श्री गणेश हो जाता है जो है पहले विश्व युद्ध का, जिसकी में देखें दोस्तों, जिसमें रूस ने सर्बिया की मदद हेतु सैन्य शक्ति के साथ भागीदारी कर दी। अब सबसे पहले रसिया ही आके मिल जाता है इनसे, और ये जो है सर्बिया के साथ खड़ा हो जाता है कि हम ऑस्ट्रिया के विरुद्ध खड़े हैं। और चूंकि ये सर्बिया को बहकाने में पूरा हाथ किसका था? रसिया का था, जिसने पहला विश्व युद्ध कराया। और आज आप देखें कि रूस यूक्रेन की समस्या ने भी इस प्रकार की स्थिति को जन्म दे दिया है। जिसके बाद देखें दोस्तों, जर्मनी ने बिना शर्त ऑस्ट्रिया का समर्थन देने का वादा किया और ऑस्ट्रिया को जो है पूरी तरह से उसका सहयोग किया। और ऑस्ट्रिया के समर्थन ने जर्मनी, ये दोनों एकजुट होकर युद्ध लड़ने की तैयारी करने लगे। और इसी क्रम में जब जर्मनी ने बेल्जियम पर आक्रमण किया तो इंग्लैंड की हवा निकल गई और अपनी सुरक्षा का खतरा देखकर इंग्लैंड ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। दोस्तों, जर्मनी द्वारा जैसे ही अमेरिकी जहाज़ों को, अब आप देखें कि युद्ध तो जो है 1914 में ही शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक अमेरिका इसमें कहीं नहीं आया। लेकिन अमेरिका कब आता है? जब जर्मनी के द्वारा जो है अमेरिका के जहाज़ों को डुबा दिया जाता है, तो अमेरिका भी युद्ध में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और सर्बिया की तरफ से एक साथ हो जाता है। तो आप देखें कि दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया, जर्मनी, बुल्गारिया, तुर्की एकजुट होकर विनाशकारी लड़ाई लड़ने लगते हैं। और इस लड़ाई का अंत वर्ष 1918 में होता है, जब ये दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है। और दोस्तों, ये दोनों गुट हैं, एक तरफ इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, सर्बिया है, और दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया, जर्मनी, बुल्गारिया, तुर्की है। और बाद में इन्हीं के साथ में दोस्तों अमेरिका भी शामिल हो जाता है, जिसके कारण से ये वाला जो मित्र राष्ट्र हैं, ये मित्र राष्ट्र इस युद्ध को जीतते हैं। और ये जो ट्रिपल अलायंस है इनका, बिस्मार्क वाला जो इनका पूरा षड्यंत्र था, ये लोग प्रथम विश्व युद्ध को हार जाते हैं दोस्तों। और इस विश्व युद्ध में ये जो क्लास हमारी है आपको कैसी लगी, आपको बिल्कुल इसके परिणाम के बारे में हम बताएंगे कि किस प्रकार से जो है इसका परिणाम क्या रहा प्रथम विश्व युद्ध का। अगली क्लास में आपसे मिलते हैं। आपने हमारी नाटो वाली क्लास को नहीं देखा है दोस्तों, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, तो आप नाटो की भी क्लास हमारी देखें कि किस प्रकार से जिस नाटो से मिलने के चक्कर में यूक्रेन के ऊपर इतनी बड़ी चढ़ाई रूस कर चुका है। और जो रूस सोवियत संघ के विघटन को भी आप हमारे चैनल पे देखना ना भूलें। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।